Question number 1, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of 306 and 657. यानी मेरे पास दो संख्याएं दी हुई हैं। पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं A। हियर अगर हम पहली संख्या को बोल दिए A की वैल्यू कितनी है 306। दूसरी संख्या मान लेते हैं B की वैल्यू कितनी है 657। अब इन दोनों का HCF यानी कि HCF ऑफ 306 एंड 657 का HCF कितना दिया है 9। तो हमें इन दोनों संख्याओं का LCM फाइंड आउट करना है, यानी LCM ऑफ 306 एंड 657 का हमें LCM निकालनी है। HCF दिया LCM निकालना है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो किसके इक्वल होता है, उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल। यानी कहने का मतलब ये पहली संख्या A है मल्टीप्लाई दूसरी संख्या B है, तो इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF यानी HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B, ऐसा हम लोग जानते हैं। हमें यहाँ से निकालना क्या है, LCM निकालना है ना। अगर हम यहाँ से LCM निकालते हैं, LCM ऑफ A एंड B, तो ये अपने साइड में जैसा का तैसा रह गया A इंटू B। अब ये जो HCF वाला हिस्सा जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, आएगा ना, अगर नीचे आ गया तो ये LCM निकालने का फॉर्मूला बन गया। A मतलब पहली संख्या कितनी दी हुई है 306 इंटू B मतलब दूसरी संख्या 657 बाय HCF कितना दिया हुआ है 9। अब इसको काट दीजिए, है ना, ये भी कट जाएगा ना। 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौका 36। अब 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या आएगा आंसर 22338 आएगा ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि चेक वेदर 6 पावर टू द n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक संख्या है 6 पावर टू द n, ठीक है, मेरे पास एक संख्या है और ये जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। क्या है बाबू, नेचुरल नंबर। तो क्या इस n के प्लेस में, इस n की जगह में कोई भी एक ऐसी नेचुरल नंबर आ सकता है क्या? जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एंड किससे होगा, जीरो से, एंड जीरो से। क्या ऐसा है क्या, कोई भी ऐसा n के प्लेस में कोई नेचुरल नंबर है क्या जो जीरो से समाप्त होगा? यानी हम यहाँ पे अगर 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है कि अगर हम यहाँ पे रखें और उसका रिजल्ट जो भी आएगा उसके लास्ट में यानी उसका एंडिंग पॉइंट 0 होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो है या नहीं है वो चेक करते हैं जरा सा। तो एक चीज़ समझ लो कि कोई भी संख्या का अगर एंडिंग पॉइंट यानी इधर से अगर आप काउंटिंग करोगे तो यूनिट पॉइंट, यूनिट डिजिट अगर 0 हो, कोई भी संख्या का अगर यूनिट प्लेस में कितना हो बाबू, तो आप ये फिक्स समझ लो दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। फिक्स है कि वो 5 से कटेगा ही। दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लो जिसके लास्ट में 0 है, या उधर से अगर बोलोगे यूनिट प्लेस में 0 है, वो 5 से कटेगा ही। कटता है ना, 5 से कट जाएगा ना, तो 5 से वो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। 5 से कटेगा मतलब कि 5 जो है उन संख्याओं का एक फैक्टर होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लिए, सपोज करो कोई लड़का बोला 10, इसका लास्ट में कितना है 0, ये 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 5 2 10, मतलब ये 5 जो है 10 का एक फैक्टर है। हाँ या ना बोलो। कोई बोला कि 30, लास्ट में 0 5 से कटेगा, हाँ 5 6 30,
मतलब 30 का एक फैक्टर 5 है, मतलब अगर वो 5 से कट रहा है दैट मीन्स कि 5 उसका एक फैक्टर है। अब मेरे पास एक संख्या दिया हुआ है, क्या चीज, 6 पावर टू द n, यहाँ चेक करने बोला हम लोग, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस गिवन नंबर, कितना दिया हुआ है, गिवन नंबर इज 6 पावर टू दी n, है ना। अगर हम ऐसा बोले कि 6 पावर टू दी n यहाँ पे अगर दिया हुआ है, आप 6 का फैक्टराइजेशन करो तो आप क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 3 मिलेगा, और पावर में n है, हाँ या ना बोलिए। इसको और थोड़ा बहुत तोड़ेंगे तो ये n दोनों के लिए है, 2 के लिए भी है, और ये n 2 के लिए भी हो गया और 3 के लिए भी हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इफ अगर 6 पावर टू द n, अगर ये संख्या इफ 6 पावर टू द n अगर एंड होती है, एंड्स विथ डिजिट 0, अगर मान लो कि 0 से ये खत्म हो रही है, देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। तो ये श्योर है कि 5 उसका एक फैक्टर होगा, एकदम श्योर है। लेकिन हमने यहां पे क्या देखा कि क्या इसके फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 दिख रहा है, बट गिवन नंबर हैज नो 5 एज अ फैक्टर। आप देख चुके हो नहीं, बट हमने देखा गिवन नंबर हैज नो 5 एज अ फैक्टर। आप देख लिए ना, इसका फैक्टर में कहीं 5 दिखाई दे रहा है क्या। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इसका फैक्टराइजेशन को हम लोग बदल सकते हैं। हम लोग पढ़े ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पढ़े ना। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, किसी भी संख्या का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, मतलब वो हो गया तो वो बस वही है और दूसरा आप नहीं बोले सकते हो। एंड वी नो दैट according to fundamental theorem of arithmetic, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर, है ना, एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक होता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ आप देख रहे हो ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसमें हम लोग कुछ इसमें कैलकुलेट करके 5 ला सकते हैं, नहीं। ये एक बार इसका फैक्टराइजेशन ऐसा आ गया ना, तो आप दूसरा आप इसको चेंज आप नहीं कर सकते, इसके फैक्टराइजेशन में 5 आप नहीं ला सकते हो, ठीक है। और अगर इसके फैक्टराइजेशन में कहीं 5 अगर है ही नहीं, ठीक है, तो दैट मीन्स ये कभी भी 0 से एंड करेगा, नहीं करेगा। दैट मीन्स सो दैट 6 पावर टू द n can never end with 0, ठीक है, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 is an irrational number। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, इरेशनलिटी थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको हम लोग मान लेंगे रैशनल नंबर, ऐसा है ना। लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, है ना। और अगर ये रैशनल नंबर है, दैट मीन्स कि 3 + 2√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म पे लिख दिए, लिखे कि नहीं लिखे। अब a और b हमारा कैसी संख्या होगी, इंटीजर्स, को प्राइम भी नहीं बोलेंगे,
इसको सिर्फ बोलेंगे हम लोग ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू, जो एक रैशनल का डेफिनेशन होता है ना, जब ये हमारा इसको तुम रैशनल मान लिए हो, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0, है ना, मतलब नीचे कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए, यही होता है रैशनल का डेफिनेशंस। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, ऑन रीअरेंजिंग इट, ऑन रीअरेंजिंग इट, देखिए 3 + 2√5 इज इक्वल टू a by b दिया हुआ है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये 2√5 को हम यहीं छोड़ दिए, a by b +3 उधर गया तो क्या हो गया, -3 हो गया ना। इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये 2√5 एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा ना। अब यहाँ देखिए √5 को यहीं छोड़ देते हैं हम लोग, a - 3b और ये 2 यहाँ पे इंटू में था, यहाँ के नीचे डिवाइड में हो गया। अब जरा आप सोचो, a इंटीजर्स है, b इंटीजर्स है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, यानी ये पूरा हमारा एक इंटीजर है, दैट मीन्स ये संख्या कैसी है, रैशनल नंबर है, हाँ या ना बोलिए। और जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग प्रूफ किए हुए हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, इरैशनल नंबर है, हाँ या ना बोलिए। √5 इज अ इरैशनल नंबर, यानी हमारी जो अजम्पशन है, हमारी जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, वो ये देखो तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या मिल गया कि इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल। और ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। और जब ये पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स वो जो हमारा संख्या दिया हुआ है ना 3 + 2√5, जिसको हम लोग रैशनल मान लिए, तो हमारा मानना बिल्कुल गलत था। दैट मीन्स 3 + 2√5 इज एन irrational number, proved. Question number 5, the decimal expansion of 23 by 2 power to the 3 into 5 power to the 2 will terminate after, मतलब ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है, जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो कितने डिजिट डेसिमल के विल टर्मिनेट आफ्टर, डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा, यानी शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको टर्मिनल डेसिमल फॉर्म पे लाना पड़ेगा ना, यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस गिवन नंबर इज इक्वल टू 23 by 2 power to the 3 into 5 power to the, ये ना दिया है। अब देखिए इसको डेसिमल फॉर्म में लाने का एक ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। डेसिमल का मतलब क्या होता है ना कि उसके नीचे में आपको ले आना है 10, 100, 1000, यही सब कुछ संख्या ले आना है। कहाँ पे, नीचे में, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे मेरे पास देखो दिया हुआ 2 power to the 3 एंड 5 power to the 2। इसका लॉजिक क्या है, इक्वल कर दो, इसकी पावर में कितना है, इसके पावर में कितना है, इक्वल भी है क्या। अगर हम यहाँ पे एक और बढ़ा दें, 5 के पावर में 1 कर दें, तो 2 और 1 3 इसका भी हो जाएगा। जब तुम नीचे में कुछ किए हो, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ किए हो, तो न्यूमरेटर में भी कुछ करना पड़ेगा। तो 5 power to the 1 से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15। हाँ देखो नीचे में जितना मेन चीज़ है कि दोनों का पावर पहले सेम करना है। 2 के पावर में कितना है, 5 के पावर में 2 कितना है, 2 सेम अभी है नहीं। तो ये 2 को 3 बनाने के लिए हमने नीचे में एक और मल्टीप्लाई कर दिया 5 के पावर में 1, ताकि यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाए, 3। और जब नीचे में मल्टीप्लाई किए ना तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी तो उसका कोई फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फ्रैक्शन में फर्क पड़ने वाला
अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो ऊपर या नीचे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 115 आ गया। यहाँ हमारा क्या हो गया, 2 पावर टू दी 3 और 5 पावर टू दी 2, 5 पावर टू दी 1, कितना हो गया, हो गया ना। अब 115 या कितना हो गया, अब देखो ये 2 और 5 को हम लोग अंदर करके इसको होल के पावर में 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 115 बाय 5 टू ज़ 10 पावर में कितना 3, 115 नीचे कितना हो गया हमारा 1000 हो गया ना। अब नीचे 3 जीरो है ना, तो आराम से हम लोग 3 संख्या के बाद 1 2 3 डेसिमल बैठा दिए, यानी 0.115 हो गया। यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये शांत हुआ है, 3 डिजिट के बाद ना। तो ये हमारा आ गया 0.115। तो लैंग्वेज में क्या देंगे हम लोग, इट विल टर्मिनेट 3 places after 3 places ऑफ डेसिमल, ठीक है। यानी डेसिमल के 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बराबर a मल्टीप्लाई b के पावर में 2 एंड q बराबर a के पावर में 3 गुना b, वेयर a एंड b आर द प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ p एंड q। मतलब इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे गिवन की हम लोग बात करें, सपोज करो कि ये हम लोग यहाँ पे गिवन लिखते हैं। पहली संख्या क्या दिया हुआ है जी, p, और p का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता वो मेरे पास पहले से दिया हुआ है, a मल्टीप्लाई b के पावर में 2 दिया हुआ है ना। और दूसरी संख्या मेरे पास क्या है, q, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मेरे पास है, a के पावर में 3 इंटू b के पावर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1, या कुछ नहीं मतलब क्या है 1। तो हमें निकालना है सो दैट व्हाट इज द एलसीएम ऑफ p एंड q, हाँ या ना बोलिए। HCF का क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स विथ द स्मॉलेस्ट पावर। HCF का प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स विद द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर विद द स्मॉलेस्ट पावर, है ना। लेकिन एलसीएम का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर, है ना, ईच प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर। यानी यहां पे अगर हम इसकी कॉमन की बात करेंगे, इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसका दिख रहा है, b पावर टू दी 2, इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसका दिख रहा है, a पावर टू दी 3। यानी ये वाला हमारा क्या निकल गया, एलसीएम। ये मेरे पास क्वेश्चन है, गिवन दैट एलसीएम ऑफ 2691 इज इक्वल टू 182, फाइंड देयर एचसीएफ। मतलब मेरे पास दो संख्याएं दी हुई 26 और 91, है ना। इसका एलसीएम दिया हुआ है, इनका एचसीएफ निकालना है। हाँ, अगर ये हम पहला संख्या अगर हम लोग इसको a बोल देते हैं 26 है, दूसरी संख्या को b बोल दिए 91 है, इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम ऑफ 26 91 इज इक्वल टू कितना 182। तो हमें फाइंड आउट करना है सो दैट एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू व्हाट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, we know that दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड देयर एलसीएम, है ना, यही ना होता है। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दोनों संख्याओं का एंड इनटू एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, यही ना हम लोग जानते हैं। अब देखिए हमें एचसीएफ निकालनी है, तो अगर हमें एचसीएफ निकालनी है तो अगर हम यहाँ से एचसीएफ का फॉर्मूला पहले निकाल लें, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो ये वाला अपने साइड जैसा का तैसा हो जाएगा, इसका नीचे कौन आ जाएगा
यानी एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए मतलब पहली संख्या कितनी है जी, बी मतलब दूसरी संख्या कितनी है, और दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है 182। अब इसको काटिए, ये 2 बार में कट जाएगा ना, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा ना, 2 1 जा 2 और 9 2 18 आ रहा है, और ये कितने बार में कट गया 13 बार में, यानी दोनों का एचसीएफ कितना निकल गया जी 13। एक्सप्रेस 59 बाय 2 पावर टू द 4 इंटू 5 पावर टू द 3 इन डेसिमल फॉर्म। यानी कि मेरे पास ये जो संख्या दिया है ना, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी तक, इसको डेसिमल फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लाएंगे, कुछ तो आइडिया हो गया होगा। और हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर इज इक्वल टू 59 बाय 2 पावर टू दी 4 इंटू 5 पावर टू दी 3, ये ना दिया है। तो हमने बताया था कि दोनों का पावर नीचे वाले को सेम पहले करेंगे, इसका पावर है 4, इसका पावर में 3 है, तो हम लोग एक और यहाँ पे दे दिए, और यहाँ पे हम लोग एक और, अगर नीचे में कुछ किए ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 कितना हो गया 29 आएगा ना। यहाँ क्या हो गया हम लोग का 2 पावर टू दी 4 इंटू 5 पावर टू दी 3 5 पावर टू दी 1, तो ये पावर प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटू में है ना, तो 5 पावर टू दी कितना हो गया हम लोग का 4। अब ये हमारा हो गया 295। अब इसको हम लोग एक साथ रखते हैं 2 इंटू 5 को, और पावर में कितना लिख दिए जी 4। अब ये हमारा हो गया 295, ये 5 2 जा 10, 10 के पावर में कितना हो गया 4। अब ये 295 हो गया, 1 देखिए कितना 0, 1 2 3 4, है ना। यानी इधर से हम लोग 4 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे, तो ये हमारे पास 3 पहले से था, एक अपने 0 डाल दिए, 1 2 3 4, यहाँ 4 0 है ना, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दिए। और ये डेसिमल थोड़ा सा इजीली विजुअलाइज हो, अच्छे से विजुअल हो, इसलिए एक 0 यहाँ बैठा देते हैं, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो असर्शन रीजन क्या होता है, इसका एक वीडियो बनेगा, ठीक ना। असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है। असर्शन का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। रीजन क्या होता है, रीजन भी एक तरह का स्टेटमेंट होता है, और वो जो रीजन है वो ना असर्शन का रीजन होता है। अब ये रीजन असर्शन के लिए करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनेगा असर्शन रीजन का। तो अभी फिलहाल देखते हैं कि असर्शन में, यानी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज 5780, यानी हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन में टिक करना है, 2 संख्या है, दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो है 5780। एचसीएफ दिया हुआ है 17, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 17, और एलसीएम दिया हुआ है 340। अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो असर्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, पहले ये चेक करना पड़ेगा हम लोग, है ना। तो इसको देखते हैं सही है कि नहीं है। हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, ये नहीं जानते हैं। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 5780, HCF कितनी है 17, एलसीएम कितना है 340। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 34 को 17 से, 7 चौका 28, साथ में 2, 7 3 जा 21 और 2 23, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 8 7 5 और एक 0 जो पहले ही हम लोग का था ये 0, 5780 दोनों बराबर आ गया ना, यानी दोनों बराबर आ गया। दैट मीन्स कि जो हमारा असर्शन है वो सही है, स्टेटमेंट क्या हम लोग का सही है, यानी असर्शन इज ट्रू। अब जो रीजन है, रीजन में बोला कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। जो भी HCF होता है, कभी भी आप HCF निकालो वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है, यस और नो होता है। कैसे, अब यहाँ खुद से एग्जांपल देख लो। अभी एलसीएम कितना दिया हुआ है 340, HCF कितना दिया हुआ है 17। अब इसको समझ लो कि HCF जो होता है
HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, यानी ये वाला भी हमारा सही है। और ये जो रीजन है क्या उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जब कभी भी हम लोग HCF निकालते हैं और जब कभी भी हम लोग LCM निकालते हैं तो जो भी HCF निकलता है वो LCM का फैक्टर ही होता है। ऑलवेज HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। मतलब ये रीजन सटीक रीजन है किसका, ऊपर वाले का, एसर्शन का। तो यहाँ पे आप जरा देखिए, अगर हम पीछे से नीचे से जाएं तो पहले क्या बोला, एसर्शन इज फॉल्स। और हम लोगों ने चेक क्या किया था, क्या ऊपर वाला फॉल्स था, क्या ट्रू था ना ऊपर वाला, मतलब ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं, ये ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। दूसरा में क्या बोला कि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हम लोगों ने क्या पाया कि रीजन भी सही है ना, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये भी सच्ची बात है। और यहाँ पे बोल दिया कि ये गलत बात है, यानी ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। बी में क्या बोला है, एसर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, है। क्यों है, क्योंकि ऑलवेज जो HCF होता है ना वो LCM का फैक्टर ही होता है। और यहाँ लिख दिया है कि ये जो रीजन दिया गया है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो बच गया कौन सा, हमारा ये वाला ऑप्शन होगा। हाँ या ना बोलिए। मतलब सबसे पहले हमने क्या पाया कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और जो रीजन दिया हुआ इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, दैट मीन्स द ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 60 एंड 75 लिविंग द रिमाइंडर्स 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली इज इक्वल टू व्हाट। यानी एक संख्या मेरे पास 60 है और दूसरी संख्या मेरे पास 75 है। इन दोनों संख्याओं को वह कौन सी बड़ी, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड किया, और यहां पे रिमाइंडर हमारा बचा 8 रिस्पेक्टिवली बोला है। तो पहला वाला पहले वाले का रिमाइंडर कहलाएगा 8 और दूसरा वाला रिमाइंडर कितना बचेगा 10। वह कौन सी ऐसी संख्या है, वही हमें निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रिमाइंडर बच जा रहा है, जैसे अगर हम तुम लोग को ऐसा बोले 15 मेरे पास है, हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं या 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 2 कितना हो गया 14, रिमाइंडर कितना बचा। अगर हम इस रिमाइंडर को यहाँ पे माइनस कर दें तो पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा ना। तो अगर हम इस रिमाइंडर को यहाँ से माइनस कर दें, यानी 60 से माइनस कितना कर दिए 8, तो कितना बचेगा यहाँ पे 52। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, यानी उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा वो संख्या। माइनस करने के बाद तो एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया ना। फिर यहाँ पे 10 जो बचा, अब 10 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हमारा बच जाएगा, यानी अब वो संख्या इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर। अब वो कौन ऐसी संख्या है, तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा लार्जेस्ट नंबर तो आप ऐसे माइनस करके HCF निकाल देना। इन दोनों संख्या क्या निकाल देंगे हम लोग HCF। यानी कि अगर हम लोग अगर ऐसा लिखेंगे सिंस 65 माइनस पहला रिमाइंडर यानी कितना 52 बचेगा ना, एंड दूसरा हमारे पास कितना संख्या है 75 माइनस 10 कितना बचेगा 65। अब अगर हम वो रिक्वायर्ड संख्या निकालना है जो दोनों को पूरा पूरी डिवाइड कर देगा, यानी 52 को भी डिवाइड कर देगा और 65 को भी डिवाइड कर देगा, तो सिंपल हम लोग क्या निकाल देंगे दोनों का HCF, यानी इन दोनों को हम लोग HCF निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे तो देख लो, 52 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 2 × 2 × 13 आएगा 13 चौका 52, और 65 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 5 × 13। हमें निकालना क्या है जी HCF का मतलब लोग पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स विद द लोवेस्ट पावर। कॉमन तो हम लोग का यही मिला ना, यानी HCF हमारा कितना आ गया 13। यानी कि 13 जो है, ध्यान दीजिएगा 13 जो है इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, यानी 52 को और 65 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। लेकिन ये 13 60 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचा देगा 8, और ये 13 75 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचा देगा, पता चल पाया।